हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता या निरंतरता या भारतीय सभ्यता को देन, इस विषय पर चर्चा करते हैं। उत्तरजीविता की बात करें, उत्तरजीविता हमें बहुत कुछ दिखाई देती है। हर क्षेत्र में दिखाई देती है। हम जिन जिन तत्वों की बात करें सभी जगह वो दिखाई पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के जो विशेष बातें हैं उन पर ध्यान दें तो सबसे पहले उनकी हम बात पर ध्यान दें कि कौन कौन सी चीज़ें थीं और वे बाद में कैसे चलती रही और क्या क्या देन है भारतीय संस्कृति को। तो जो हड़प्पा सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, अब तो उसकी एरिया 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक मानते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता, इतनी तरह की चीज़ों का उद्गम स्थल, नई चीज़ें उसमें थी, इतने विज्ञान तकनीक थे, तो निश्चित तौर पर वह, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि सभ्यता नष्ट नहीं हुई, विघटित हुई थी और दूसरी जगहों पर वह सभ्यता उभरने लगी। इन लोगों ने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे, अगर हड़प्पा सभ्यता के विशेष योगदानों की बात करें, सबसे अधिक सुनियोजित नगर, सिविल इंजीनियरिंग, सबसे अच्छा विश्व में, सबसे अच्छा तत्कालीन विश्व में जल निकास की व्यवस्था, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, जल संग्रहण का प्रबंध, जैसे कि धौलावीर में है, यह व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र से व्यापार का प्रमाण, जैसे लोथल का बंदरगाह है, नाव के चित्र हैं, विदेश की मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, यहाँ की मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। तो ये विश्व व्यापार, धौलावीर में सबसे बड़ा रॉक कट वाटर टैंक, शैल उत्कीर्णित जलाशय, सबसे पहला, सबसे बड़ा, इतना बड़ा जल का प्रबंध विश्व में कहीं भी तत्कालीन समाज में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं दिखाई देता जितना धौलावीर में दिखाई पड़ गया। विश्व को सूती वस्त्र पहनने के लिए, कपास की खेती करने और उसका प्रचार प्रसार में इसका योगदान बहुत अधिक है। कपास की खेती सबसे पहले यहीं पर हुई। योग साधना की परंपरा, जो आज विश्व में योग चल रहा, योग दिवस मना रहे हैं आज तक, ये वहाँ से संभव पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में ये चल रहा था। राजा विहीन कुशल राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण, शायद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था रही हो या जो भी व्यवस्था रही हो, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था,
कला की बात करें तो सौंदर्य की पराकाष्ठा, इतनी अद्वितीय मोहरें, न जाने कितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में उस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तत्कालीन समाज में। यह एक आदर्श प्रारूप ले आती है हमारे सामने। इसके प्रसार के विस्तृत भूभाग में बहुत गजब की सांस्कृतिक समानता दिखाई पड़ती है। उसके साथ क्षेत्रीय विशिष्टता भी मिल जाती है। पूरे क्षेत्र में एक तरह के बर्तनों का प्रचलन, लिपियों का प्रचलन, कलात्मक वस्तुओं का प्रचलन एक जैसा, यह निश्चित तौर पर इतनी बड़ी सभ्यता अद्भुत थी जो विस्तृत हुई थी, तत्कालीन समाज में कहीं दिखाई नहीं देता। अपने समय की समृद्धि, संपन्नता जो आज भी देखा जा सकता है, कितनी समृद्ध रही होगी। उनके सांस्कृतिक तत्वों को देख सकते हैं जो मानव में जीवंतता लाती है, वो है सांस्कृतिक चीज़ें। वो जीवंत था पूरा समाज। इस काल के स्थापत्य कला और शिल्प कला के भी बहुत सारे तत्व हैं जो बाद में चलते रहे। दुर्ग बनाने की परंपरा, सुरक्षा प्राचीर बाद तक चलता रहा, लोग बनाते रहे। अभी तक हम कहें कि सुरक्षा व्यवस्था इस तरह करने की कोशिश करते हैं, नगर नहीं तो कॉलोनियाँ ही सही घेर के उसको सुरक्षित करते हैं। मोहनजोदड़ो से जो ईंट के चौकोर स्तंभों वाले सभा भवन हैं, वे आगे चलकर मौर्यकालीन कुम्भरहार और पाटलिपुत्र के 10-10 स्तंभों की 4-8 पंक्तियों वाला राजभवन दिखाई देता है, जो लगता है कि वो परंपरा वहाँ दिख रही है। अशोक के जो वृषभ हैं, मोहरों पर लिए गए, शीर्ष बनाए गए, वे वृषभ हड़प्पा सभ्यता के वृषभ से मिलते जुलते दिख रहे हैं। ऊंचे डील वाले, बड़े गलकंबल वाले दिखाई पड़ते हैं। इस काल की जो मूर्तियां हैं, वह मूर्तियां भी बहुत सुंदर चिकने ढंग से जो बनाई गई हैं, वह यवन पीरियड के बात करते हैं। जब हम इंडो ग्रीक की बात करते हैं, उस समय की जो मूर्तियां हैं उनसे मिलती जुलती हैं। मौर्य और शुंग कला की यक्ष चिड़ियों की मूर्तियां इस काल की मूर्तियों से तुलनीय हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से जो कांस्य प्रतिमा मिली है पार्वती की या नृत्यरत लड़की की, वो बेजोड़ है। और उसी तरह से बाद में निर्माण किए गए बहुत सारी मूर्तियां हुई हमारे यहाँ। आभूषण प्रसाधन
देखें तो अभी भी उस तरह के प्रसाधन देखने को मिल जाएंगे जिस तरह के बहुत सारे ऑर्नामेंट उस समय चलते थे। कृषि और खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, शिल्प उद्योग और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अनेक विज्ञान और तकनीक बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की अंग बन गई। कपास की खेती तो अभी तक चलती आ रही है। बहुत सारे पशुओं को पालतू बनाया गया, वे आज तक चलते आ रहे हैं। उन्होंने जो बैलगाड़ियां बनाई वो आज तक चल रही हैं। व्यापार अगर हम देखें तो आज भी वहाँ तक चल रहा, मिस्र मेसोपोटामिया के देशों तक जो प्राचीन काल में था, आज हमारा ईरान, इराक और उधर सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यापार चल रहा। शायद ये नाविक जो थे हिप्पालस से बहुत पहले ही समुद्री हवाओं से यात्रा करना प्रारंभ कर दिया था, तभी बड़ी बड़ी यात्राएं होती थी। स्वास्तिक का चिन्ह, चक्र, वृषभ, हाथी, घोड़े, ये सब बाद के जो पंचमार्क सिक्के हैं उन पर भी मिलते हैं। कुछ लोग तो सिंधु घाटी की लिपि से ही ब्राह्मी लिपि मान लेते हैं कि वो भी उसी से शुरुआत वहीं से होती है, और जैसे कुछ और चालू कर दिए कि नहीं वो वही नहीं, संस्कृत से भी जुड़ा हुआ है ये लिपि। गणित तो वहाँ की जानकारी थी ही, उनके बहुत सारे अंक गणित और रेखा गणित चलते रहे। जो इंग्लिश बॉन्ड मेथड से घर बनाते थे, सिविल इंजीनियरिंग, वो आज तक चल रही है वही। हम उसको नाम दे दिए इंग्लिश बॉन्ड मेथड, जबकि वो हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। यानी दो ईंटों के ऊपर एक ईंट रख देकर दोनों को बाइंड कर देने वाला सिस्टम, उसको हम इंग्लिश बॉन्ड मेथड बोलते हैं, जबकि हमारे पास वो पहले से थी। उसे हमें कहना चाहिए हड़प्पन बॉन्ड। तो यह भी हमें पास दिखाई देता है। माप तौल की पाई बहुत दिन से चली आ रही है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता के, अभी इसके पहले वीडियो में देखा था, सर्जरी कितनी आगे थी सिर की, चली आ रही है। सबसे अधिक अगर कोई उत्तरजीविता दिखाई देती है, धार्मिकता, धर्म, इस पर सबसे अधिक असर है। ये सबसे अधिक जीवंत रही है। इसमें भी देखते हैं तो जैसे शक्ति पूजा या देवी पूजा की जो प्राचीनता है वो सिंधु हड़प्पा सभ्यता से भी पहले से है और बाद तक अभी तक चली आ रही है। शिव तो महादेव ही हैं, पशुपतिनाथ हैं, योगेश्वर हैं, शिवलिंग, नंदी, पार्वती, नटराज स्वरूप, शिव के अनेक रूप और हड़प्पा सभ्यता से अभी तक दिख रहे हैं। अगर यज्ञ की बात करें तो अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा, लोथल और कई जगहों से जो मिलती हैं संधि सरस्वती नदी के तटों पर, वे आज भी दिखाई देती हैं। उस नदियों के तट पर बहुत सारे यज्ञ विधाएं अब आज तक चली आ रही। ये होते हैं तो नदी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है।
वृक्ष पूजा, सूर्य पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा, तावीज, मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक, जल में स्नान, यह सब तो एकदम अविरल रूप से चला आ रहा है, कभी बंद नहीं हुआ, ये चलता ही रहा। योग परंपरा यहाँ की हड़प्पा सभ्यता से योगी की प्रतिमा दिखती है, योगेश्वर की प्रतिमा दिखती है, और तब से लेकर चली आ रही है। एक श्रमण परंपरा ही बन गई, निवृत्तिवादी श्रमण परंपरा, जैनों के, बौद्धों के, ये तो एक चला आया। इसीलिए जॉन मार्शल को कहना पड़ा कि इस सभ्यता के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें अन्य देशों में भी मिल सकती हैं, किंतु आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्म से उनका भेद करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में यह सत्य है कि जो यज्ञ परंपरा है, जो मूर्ति पूजा की परंपरा है, जितनी तरह की मातृ देवियाँ हैं, जितने तरह के पशुओं की पूजा है, वृक्षों की पूजा है, यह एकदम निरंतरता बनाए हुए है। और इतना ही नहीं, जो पुनर्जन्म का विश्वास है, कर्म पुनर्जन्म और मृतक संस्कार जो पहले भी था, वह भी चला रहा। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह कर्म, ये परंपराएं आज तक जीवित हैं। तो इस रूप में हड़प्पा की जो उत्तरजीविता है, निरंतरता है, वह चली आ रही है। और जो देन है ज्ञान, विज्ञान, कला, तकनीक, सब आज तक चली आ रही है। हम यह कह सकते हैं आसानी से कि जो इतनी सुंदर सभ्यता थी, वह सभ्यता किसी भी रूप में पूर्णतया समाप्त नहीं हुई। उसका स्वरूप कुछ बदला समय के साथ, कलाकार बदले, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की आत्मा है, वह कभी नहीं बदली। वह भारतीय संस्कृति में रच बस गई। अनेक उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन वह नष्ट नहीं हुई। खेतड़ी की खान आज तक तांबा दे रही है। कोलार खान आज तक सोने की खान है भारत की, जो उस युग से आज तक चली आ रही है। तो हर क्षेत्र में यह निरंतरता बनाए हुए है। हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।